कैसे हैं आप लोग। तो पॉलिटी की सीरीज में हम लोग अब आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस चैप्टर का क्या नाम है, राष्ट्रपति के बारे में हमें आज पढ़ना है। और संविधान का अनुच्छेद 52 और 52 से लेकर के 61 तक राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि राष्ट्रपति का देश में महत्व क्या होता है ना। राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां होती हैं, क्या कार्य होते हैं उनके, क्या उनके पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं अथवा नहीं होते हैं। देखिए, हमारा जो देश है ना, वो समानता के अधिकार पर कार्य करता है और इसलिए देश में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया गया है, भले ही वो देश के राष्ट्रपति यानी कि देश के प्रथम नागरिक ही क्यों ना हो, है ना। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है ना, संसदीय व्यवस्था है और भारत एक गणराज्य है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, है ना। तो ये बात आपकी समझ में आई कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं और इसीलिए भारत को एक गणराज्य कहा जाता है। ठीक है, तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, हम देखेंगे। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है और उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम संसद वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है ना। तो कोई भी विधेयक तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देंगे, इसलिए राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं होते, संसद के अंग होते हैं। ठीक है, तो जब भी संसद यानी कि लोकसभा का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति ना तो लोकसभा के सदस्य होंगे और ना ही राज्यसभा के सदस्य होंगे। राष्ट्रपति का चुनाव अलग से होता है और राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा चुनाव से या हमारी राज्य विधानसभा चुनाव होते हैं उनसे बहुत अलग होता है। ठीक है, तो हम समझेंगे। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। उसमें शामिल होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और इनमें वे विधानसभाएं भी शामिल हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं हैं। तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। इसका मतलब यह है कि इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्यों का स्थान नहीं होता, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इन दोनों के ही मनोनीत जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। अब राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं का रोल है, क्योंकि राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र का नहीं है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्य दोनों का है, उसे दोनों का प्रतिनिधित्व करना है, इसलिए लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं और विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इनका जो निर्वाचन है वो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऐसे नहीं होता जैसे कि लोकसभा या विधानसभाओं का निर्वाचन होता है। इसमें क्या हम इस्तेमाल करते हैं, एक इनकी चुनाव पद्धति को हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति पहला। दूसरा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, और तीसरा जो है वो है गुप्त मतदान। देखिए, हम जानते हैं कि गुप्त मतदान ही होता है क्योंकि हमने राज्यसभा में
राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लिया, है ना। हम राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। कौन चुनाव में भाग लेता है राज्यसभा के? जब हम संसद पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कुछ अलग लोग जो एक स्तर तक ग्रेजुएशन किए हुए होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए होते हैं, है ना, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मतलब राज्यपाल बताते हैं कि इतने लोग राज्यसभा के चुनाव में भाग ले सकते हैं, ठीक है, तो वो लोग राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसको हमने क्या बोला? गुप्त मतदान। तो राज्यसभा के जो चुनाव है, मैंने इसलिए राज्यसभा के चुनाव का संदर्भ दिया क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में खुला मतदान होता है, ओपन बैलेट सिस्टम होता है राज्यसभा के चुनाव में, ना कि गुप्त मतदान। अब देखिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इस्तेमाल किया और अनुपातिक प्रतिनिधित्व का इस्तेमाल किया। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या तात्पर्य है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व का तात्पर्य यह है कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है, तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो जो ठीक है, तो ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता था? ये ऐसे देशों में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर क्या होता है, बहुत अधिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं कि सीटों को जनसंख्या के हिसाब से बांट देते हैं। मान लीजिए कि 100 लोग हैं, ठीक है, दो क्लासेस हैं। मान लीजिए एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। क्लास ए में 60 बच्चे हैं और क्लास बी में 40 बच्चे हैं। अब हमें इन दोनों क्लासेस में से एक एक मॉनिटर चूज, मतलब 10 मॉनिटर लेने हैं। दोनों क्लासेस में से 10 मॉनिटर लेने हैं हमें। और फिर हम क्या करेंगे कि ऐसा करते हैं कि इनके 60 बच्चे हैं, तो इनको हम इनमें से 6 ले लेते हैं और 40 बच्चों में से 4 ले लेते हैं इनकी जनसंख्या के हिसाब से। तो हमने क्या किया कि जनसंख्या के हिसाब से ले लिया, तो उसको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति का क्या मतलब है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए 4 कैंडिडेट किसी चुनाव के लिए खड़े हुए, तो ए बी सी डी, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ऐसा नहीं होता कि जिसको सबसे अधिक वोट मिले वो जीत गया। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी इंसान को सबसे ज्यादा वोट मिल ही जाए या जितने जरूरी थे उतने मिल जाए। अब देखिए, किसी इंसान को जीतने के लिए 50% से एक अधिक वोट चाहिए होगा, है ना, 50% से एक अधिक वोट चाहिए होगा। तो मान लीजिए, और इसमें आपको क्या करना होता है, प्रेफरेंसेस देनी होती है, ठीक है। कैसे प्रेफरेंसेस? के मान लीजिए बी वाला जो व्यक्ति है उसको हम चाहते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे, कि यही पहला प्रेफरेंस है हमारा कि राष्ट्रपति बने। फिर सी में सी को सेकंड दिया, ए को थर्ड प्रेफरेंस दिया और डी को फोर्थ प्रेफरेंस दिया। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन जीतेगा? तो कितने लोगों ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। अगर 50% से ज्यादा लोगों ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है तो बी जीत जाएगा। लेकिन मान लीजिए बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है 20 लोगों ने, ठीक है, अगर हम 100 में से देखें तो बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है 20 लोगों ने और सी को सेकंड प्रेफरेंस दी है 30 लोगों ने। ए को जो थर्ड प्रेफरेंस दी है वो कितने लोगों ने दी है? वो दी है मान लीजिए 40 लोगों ने, ठीक है, और डी को फोर्थ प्रेफरेंस दी है 10 लोगों ने। अब आप देखिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले? 20, जो कि 50% से कम है। भल ए को थर्ड प्रेफरेंस मिली, वो भी 40 लोगों ने दिया। इसका मतलब कोई भी ये नहीं, ये जो 40 लोग हैं वो ये नहीं चाह रहे हैं कि ए जो है वो राष्ट्रपति बने या पहले नंबर पे आ जाए। तो क्या हुआ कि जो डी है उसको सबसे कम वोट मिले, कम प्रेफरेंसेस मिली, है ना, तो ये तो हार गया। फोर्थ प्रेफरेंस इसको 10 लोगों ने दी, ये हार गया। तो अब इसके जो है वोट, इसको हटा दिया जाएगा। अब इसको हटा के इसके जो वोट है वो इसमें जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। बात आई समझ में? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, गुप्त मतदान, मतलब कि किसी को बताया नहीं जाता कि आप किसे वोट दे रहे हैं, किसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारों को खड़े होने के लिए 50 समर्थक और 50 प्रस्तावक होने जरूरी है ना। और यदि हम राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके कार्य पर आए
तो राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या क्या होता है? राष्ट्रपति की शक्तियों में कई शक्तियां आ जाती हैं। जैसे उनकी एक तो होती है कूटनीतिक शक्ति, जिसमें वो अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर एक होती है विधायी शक्ति, मतलब वो सत्रावसान करते हैं, सत्र का आह्वान करते हैं, है ना, सदन का संबोधन करते हैं, तो वो क्या होती है? विधायी शक्ति होती है। और उसके बाद, और हाँ, विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं। ये तो हम जो मेन पॉइंट है वो यही है कि विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं। और उनकी कैसी शक्तियां होती हैं? कार्यकारी शक्ति होती है। कार्यपालिका या कार्यकारी शक्ति का क्या मतलब है? कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, है ना, वो सीएजी की नियुक्ति करते हैं। तो इस प्रकार की नियुक्तियां जो है वो उनके कार्यकारी कार्यों में या शक्तियों में आ जाती हैं। उनके पास क्षमादान की शक्ति भी होती है ना। कैसे? तो वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, दंड का स्वरूप बदल सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। कैसे? मृत्युदंड पूरी तरह से क्षमा। दूसरा क्या हुआ? दूसरा, मृत्युदंड से आजीवन कारावास कर दिया। और तीसरा क्या हुआ कि आजीवन कारावास से उसमें उसके वर्षों में कमी कर दी या उम्र कैद कर दिया उसको। ठीक है। तो इस तरीके से क्षमादान की शक्ति उनके पास होती है। तो ये इनकी न्यायिक शक्ति में भी आता है। कुछ इनके पास सैन्य शक्तियां भी होती हैं। सैन्य शक्तियों का क्या मतलब? कि ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इनके पास अध्यादेश की शक्ति होती है, मतलब जब दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो फिर अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। और इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो का क्या मतलब? वीटो का मतलब है कि जब कोई विधेयक उनके पास लाया जा रहा है तो उस पर वे अपनी सहमति देना ना देना, उस पर अपना विचार रोक कर रखना सुनिश्चित कर सकते हैं। मतलब कि वो या तो मना कर दें विधेयक को देखकर कि नहीं, इस पर हम सहमति नहीं देंगे, या फिर अपनी सहमति रोक लें। ठीक है। ना तो ये कह रहे हैं, ना तो हाँ कह रहे हैं, ना ना कह रहे हैं। और तीसरा कि पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं। उन्हें लगे कि विधेयक सही नहीं है तो उसको फिर क्या किया? पुनर्विचार के लिए भेज दिया। लेकिन पुनर्विचार के बाद यदि विधेयक दोबारा राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है कि उनको मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही होती है ना। तो ये सारी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां मिली हुई हैं। ठीक है। तो इससे आगे का हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है।